नमस्कार, हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा और शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नई दिल्ली में इनोवेशन और स्टार्टअप में निवेश से संबंधित युग सम्मेलन में पीएम मोदी ने की शिरकत। एआई को लेकर सुपर हब बनाने, क्वांटम तकनीक और हेल्थ टेक को लेकर किए गए एमओयू। पीएम ने कहा कि सरकार युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक कर रही है शिक्षित। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच की तेज। घटनास्थल का सीन क्रिएट कर हर कोने से जुटा रही है सबूत। आतंकी हमले के नए वीडियो सामने आने के बाद जीप ऑपरेटर से पूछताछ। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों से 48 पर्यटक स्थल बंद किए गए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक्स अकाउंट भारत में बंद। पहलगाम हमले के बाद लगातार उगल रहे थे जहर। यूएन के मंच पर भी भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। 5वें दिन भी पाकिस्तान ने सीज फायर का किया उल्लंघन। मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों के वापस लौटने का आज अंतिम दिन। दिल्ली के स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि पर लगी लगाम। दिल्ली सरकार ने स्कूल फीस वृद्धि के मामले पर नए बिल को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस को संबोधित कर दी जानकारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के संघीय चुनाव में जीत पर दी बधाई। संसदीय चुनाव में मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी कनाडा की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सहयोगी और खालिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता जगजीत सिंह भी हारे चुनाव। और अब समाचार विस्तार से। नवाचार और स्टार्टअप में निवेश को लेकर नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित युग्म सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने शिरकत की और इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और वाधवानी फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर वाधवानी फाउंडेशन और आईआईटी कानपुर के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक सुपर हब तैयार करने, आईआईटी बॉम्बे के साथ बायोटेक को लेकर और एनआरएफ के साथ क्वांटम तकनीक, हेल्थ टेक पर समझौता ज्ञापन हुए। ये ज्ञापन 1400 करोड़ रुपए की लागत से पूरे होंगे। प्रधानमंत्री ने वाधवानी फाउंडेशन द्वारा रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिए जाने पर खुशी व्यक्त की और फाउंडेशन के प्रयासों को प्रेरक बताया। उन्होंने कहा कि भारत अब 21वीं सदी को ध्यान में रखकर ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक युवाओं को शिक्षित कर रहा है। पीएम ई विद्या और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना इसी दिशा में उठाए गए प्रयास हैं। यही वजह है कि जहां साल 2014 में सिर्फ 40,000 पेटेंट भारतीय युवाओं द्वारा किए गए थे, अब वो बढ़कर 80,000 हो चुके हैं। भारत ने जिन लक्ष्यों को तय किया है उसे निरंतर गति देने के लिए देश के रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूती देना आवश्यक है। पिछले एक दशक में इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। जरूरी संसाधनों को बढ़ाया गया है। 2013-14 में R&D पर ग्रॉस एक्सपेंडिचर केवल 60,000 करोड़ रुपए था। हमने इसे डबल से भी ज्यादा बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर कर दिया है। देश में कई स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च पार्क भी स्थापित किए गए हैं। लगभग 6,000 उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल्स की स्थापना की गई है।
हमारे प्रयासों से देश में इनोवेशन कल्चर तेजी से विकसित हो रहा है। 2014 में भारत के 40,000 के आसपास पेटेंट फाइल हुए थे। अब ये संख्या बढ़कर 80,000 से ज्यादा हो गई है। टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी भारत को अब एक नई दिशा दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 25 साल का समय बचा है। लक्ष्य बड़ा है और समय कम। ऐसे में रिसर्च, अकेडमीज और इंडस्ट्री एक साथ आएं और युवाओं का मार्गदर्शन करें। टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी। इसके लिए हम भारत के बच्चों को बचपन में ही जरूरी एक्सपोजर दे रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हमारा पूरा रिसर्च इकोसिस्टम, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से लेकर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री तक हर कोई रिसर्च के साथ खड़ा हो, उन्हें गाइड करे। इंडस्ट्री लीडर्स इस दिशा में एक कदम और आगे ला सकते हैं और वो हमारे युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं, फंड की व्यवस्था कर सकते हैं और साथ मिलकर नए सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित युग्म सम्मेलन में नवाचार और स्टार्टअप निवेश पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत के प्रौद्योगिकी, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में निरंतर प्रगति हो रही है। जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र और निवेश अवसरों पर जोर दिया, जो भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और ये एहसास करवाया कि यदि भारत को आगे बढ़ना है तो उसका रास्ता विज्ञान और नवाचार से होकर के गुजरता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित युग्म सम्मेलन में नवाचार और स्टार्टअप निवेश पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि पीएम ने नवाचार केंद्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, जिससे स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। प्रधान ने नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियों और स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल पर जोर दिया। सरकार की ओर एक सफल प्रयास पिछले 11 साल में विशेष करके तरुण छात्र और युवा पीढ़ी के अंदर नवाचार को, इनोवेशन को कल्चर ऐसे ही नहीं बना है। अटल इनोवेशन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी की एक अनोखा परिकल्पना है। उसकी सफल प्रयोग 10,000 स्कूल्स में अटल टिंकरिंग की लैब में रूप लिया है। उसकी सफलता को देखते हुए 2025-26 की वित्तीय वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आने वाले 5 साल में और नई 50,000 अटल टिंकरिंग लैब को देश की सरकारी स्कूलों में खुलने का अनुमति दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। युग्म सम्मेलन में वाधवानी फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर रोमेश वाधवानी वर्चुअली शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन से केंद्र सरकार, शैक्षणिक क्षेत्र और उद्योग जगत की भागीदारी से देश के इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। रोमेश वाधवानी ने बताया कि देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कई समझौते हुए हैं। The mission of today's Yugam event is to accelerate this collaboration between academia, industry and government so that India can in fact become a global leader in innovation. Most recently, we launched the Vadhvani Innovation Network with partnerships with a number of leading research institutes
And the agreements that we have just signed today, right here in the presence of the Prime Minister, with leading institutes like IIT Kanpur, IIT Delhi, will now take Wadhwani Innovation Network to the next level. We are also beginning to integrate these initiatives to help create the National Jobs Platform for India. पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पर कड़ा एक्शन लिया है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट @ख्वाजा आसिफ को भारत में बंद कर दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान के UN ऑफिस का एक्स भी भारत में प्रतिबंधित हो गया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ये भारत की एक और बड़ी कार्रवाई है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक्स अकाउंट पर उनका नाम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। इसकी जानकारी देते हुए एक्स प्लेटफॉर्म ने लिखा कि कानूनी मांग के चलते ख्वाजा आसिफ को बंद किया गया है। बता दें कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से पहले भी भारत सरकार पाकिस्तान के कई YouTube चैनलों पर बैन लगा चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये सभी पाकिस्तानी YouTube चैनल भारतीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों के बारे में झूठी खबरें प्रसारित कर रहे थे। पहलगाम आतंकी घटना की जांच कर रही NIA ने घटना स्थल का सीन एक बार फिर से रिक्रिएट किया है। NIA की टीम घटना स्थल के हर कोने से आतंकियों के सबूत एकत्र कर रही है। टीम जांच में पता लगा रही है कि घटना के समय कितने फोन और कितने नेटवर्क चालू थे और कहां-कहां बात हो रही थी, और साथ ही खच्चर चलाने वाले लोगों के पुराने संपर्कों को भी खंगाला जा रहा है कि कहीं वो भी किसी अपराध में शामिल तो नहीं रहे। NIA जीप ऑपरेटर के अलावा बाकी टूर ऑपरेटर से भी पूछताछ कर रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सुरक्षा कारणों से कश्मीर में पर्यटकों के लिए 87 में से 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए हैं। बंद किए गए पर्यटन स्थल दूर दराज के इलाकों में हैं। हालांकि इस बीच श्रीनगर और पहलगाम में पर्यटक आ रहे हैं। पहलगाम में आतंकी वारदात के मद्देनजर देश की सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता जारी है और कश्मीर में संदिग्ध घरों पर छापेमारी दूसरे सप्ताह भी जारी रही। रिपोर्ट के अनुसार केसरनाग, सूर्य मंदिर, वेरीनाग गार्डन, सिंथन टॉप, महादेव हिल्स, बौद्ध मठ सहित 48 पर्यटन स्थल बंद किए गए हैं। अन्य गंतव्यों को उचित सुरक्षा प्रदान की गई है और कुछ जगहों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस के विवादित पोस्ट को लेकर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस एक भारतीय राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद लगातार अपने दो चेहरे दिखाती है। ये तस्वीर जो है ये कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है। शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरतन से जुदा लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा बन गई है। राहुल गांधी के निर्देश पर ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जिससे देश शर्मिंदा होता है। प्रधानमंत्री जो चट्टान है, ये चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए। उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जिस लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता है बिना राहुल गांधी की सहमति के, राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं, लेकिन पीड़ा देते हैं।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयानों की भाजपा ने कड़े शब्दों में निंदा की है। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान देश की अखंडता को कमजोर करते हैं। ये तमाम जो नेता हैं, आरबी तिम्मापुर पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। विजय वडेट्टीवार आतंकियों के पास धर्म पूछने का समय नहीं होता है। ये एक फौज जो है लश्कर-ए कांग्रेस पाकिस्तान ने भारत को कमजोर करने के लिए छोड़ दी है सरकार पर, सेना पे, और अब स्पष्ट हो गया है कि इनकी असली जहरीली सोच क्या है। और यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि देश के नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिले और इस दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। नई दिल्ली स्थित द्वारका में 300 बिस्तरों वाले नए मैक्स अस्पताल का उद्घाटन करते हुए JP नड्डा ने कहा कि नई स्वास्थ्य नीति में होलिस्टिक हेल्थ केयर पर खास जोर है। उन्होंने कहा कि मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ाने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में निजी क्षेत्र का भी अहम योगदान होगा। JP नड्डा ने मैक्स अस्पताल को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जुड़ने की भी अपील की। हमारी कोशिश है कि हम क्वालिटी हेल्थ केयर दे सके, नहीं सिर्फ प्राइवेट में बल्कि पब्लिक में। और क्वालिटी हेल्थ केयर के साथ साथ एफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर हो। एफोर्डेबल भी हो, एक्सेसिबल भी हो। अब यह एक बड़ा लक्ष्य है और इस बड़े लक्ष्य के लिए बैलेंस करके स्पीड, स्केल और स्किल, तीनों चीजों को ध्यान में रख करके तीव्र गति से चलने की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। राज्य कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगाना है। अब निजी स्कूल मनमानी तरीके से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे और अगर बढ़ाते हैं तो उन्हें सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। ये फैसला न सिर्फ शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाएगा बल्कि हजारों अभिभावकों की वर्षों पुरानी मांग को भी पूरा करेगा। पिछली किसी भी सरकार का 1973 से लेकर के आज तक कोई इसका प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पे लगाम कैसे लग जाए। पर मैं आज आप सभी को बताते हुए इस बात पे बड़ा हर्ष महसूस कर रही हूँ कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला कि आज ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है, जो कि दिल्ली के सभी स्कूलों में, वेदर दैट इज़ एडेड, नॉन एडेड, प्राइवेट और हर प्रकार के स्कूल, दिल्ली के 1677 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें फीस को लेकर के पूरा का पूरा गाइडलाइन, पूरा प्रोसीजर तय करेगा। और पहली बार इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा बिल बनाया जा रहा है जो कि अपने आप में फुल प्रूफ है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि बिल का नाम दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन 2025 है। फीस बढ़ेगी या नहीं, सब ट्रांसपेरेंट होगा और इस बिल में 3 स्तरीय समिति बनाकर इस बिल को लागू करने का काम किया गया है।
दिल्ली स्कूल एजुकेशन, ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025-2025 जैसा कि नाम बताता है कि फीस रेगुलेट भी की जाएगी और ट्रांसपेरेंटली रेगुलेट की जाएगी। फीस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसका प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली होगा। पहले की सरकारों ने 27 साल हो गए, हमने 65 दिन में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में हमने 65 दिन के अंदर इस बिल को लाकर दिल्ली की जनता को नया प्रशासन, गुड गवर्नेंस के नए आयाम खड़े करने का काम किया है। पाकिस्तान समर्थक कई सोशल मीडिया अकाउंट्स झूठा दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पर एक भारतीय राफेल लड़ाकू विमान को मार गिराया है। PIB फैक्ट चेक ने इस झूठे दावे की जांच की और इसे गलत बताया। PIB ने बताया कि पाकिस्तान सेना ने किसी भी भारतीय लड़ाकू विमान को नहीं मार गिराया है। PIB ने कहा है कि पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा शेयर किया गया वीडियो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का है, जो जून 2024 में महाराष्ट्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। PIB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले असत्यापित दावों को शेयर करते हुए उपयोगकर्ताओं को सावधानी बरतने की सलाह दी है। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने मंगलवार को मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए प्रमुख योजनाओं पर चर्चा की गई। आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसी विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। और इसके साथ ही मेघालय में समावेशी विकास और आदिवासी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार और केंद्र का सरकार मिल के लोगों का कैसा कल्याण हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे इशूज ऑफिसर लोग मेरे को जो बताए हैं, मैं उसको रिपोर्ट बना के दूंगा। और मैंने भी कुछ सजेशन इनको दिया है कि हाउ टू अचीव बेटर, माने स्ट्राइकिंग रेट हम लोग का अच्छा होगा, बेटर काम हो सकता है, उसके लिए कुछ सुझाव मैंने दिया है। और होम बायर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने NCR में बिल्डर बैंकों के गठजोड़ की CBI जांच का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को 7 प्रारंभिक जांच दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने CBI निदेशक को SIT बनाने का भी निर्देश दिया है। यूपी और हरियाणा के DGP को CBI को पुलिस अफसर मुहैया कराने का आदेश दिया गया है। इनमें एक प्रारंभिक जांच सुपरटेक के खिलाफ होगी। मामले की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करेगा। कोर्ट ने CBI से अंतरिम स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और कोर्ट हर महीने इसकी सुनवाई करेगा। संभल के जामा मस्जिद के पास मौजूद कुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को यूपी सरकार के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कुएं को लेकर मस्जिद कमेटी के दावे को खारिज किया है। यूपी सरकार का कहना है कि ये कुआं सार्वजनिक जमीन पर मौजूद है। यही नहीं, जिस शाही मस्जिद को लेकर विवाद है वो भी सार्वजनिक जमीन पर बनी है। यूपी सरकार का कहना था कि ये कुआं मस्जिद परिसर के पास मौजूद है, लेकिन मस्जिद परिसर के अंदर नहीं है। इस कुएं का मस्जिद से कोई वास्ता नहीं है और मस्जिद कमेटी ने गलत फोटोग्राफ पेश करके कोर्ट को गुमराह करने का काम किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने कनाडा के संघीय चुनाव में जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्हें बधाई देते हुए लिखा कि मार्क कार्नी को कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में आपके चुनाव पर बधाई और लिबरल पार्टी को उनकी जीत पर बधाई। भारत और कनाडा साझा लोकतांत्रिक मूल्यों,
कानून के शासन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता और लोगों के बीच जीवंत संबंधों से बंधे हैं। मैं हमारी साझेदारी को मजबूत करने और हमारे लोगों के लिए अधिक से अधिक अवसरों को खोलने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला प्रसाद बिसेसर को त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री का चुनाव जीतने की बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि कमला प्रसाद बिसेसर को चुनाव में जीत पर हार्दिक बधाई। हम त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ अपने ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और पारिवारिक संबंधों को संजो कर रखते हैं। मैं अपने लोगों की साझा समृद्धि और भलाई के लिए हमारी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। और इसी के साथ ही हमारा ये विशेष बुलेटिन यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अब अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़।